हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है। और इस समय चल रही है हम लोगों की क्लास 11th की सीरीज और उसमें भी चैप्टर चल रहा है बायनोमियल थ्योरम। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज इसके पहले के लेक्चर्स आप देख लीजिए, क्योंकि आज बारी है लेक्चर नंबर 3। बायनोमियल थ्योरम एक ऐसा चैप्टर है जो आपको तब आएगा आपको कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल आती है। तो कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फुल लेक्चर हो चुका है, बहुत सारे उसमें लेक्चर्स थे, पूरे अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको आराम से बिल्कुल देख सकते हैं प्रॉपर नोट्स बना करके। तो बायनोमियल थ्योरम के स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में मैंने बहुत सिंपल प्रॉब्लम ली थी और आज का जो लेक्चर है इसमें डिविजिबिलिटी का एक मैंने क्वेश्चन लिया है पहले, फिर इसके बाद कोएफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं, फिर और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद एक लेक्चर और भी करेंगे, तब जाकर कहीं बायनोमियल थ्योरम हमारी कंप्लीट होगी। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 64। लेकिन जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो भी मैक्सिमम पावर दिख रही हो उसको आपको लेना चाहिए। पहली चीज तो मैक्सिमम पावर फिलहाल आपको यहाँ पे क्या दिख रही है 3n plus 2, तो वहीं से आपको शुरुआत करनी चाहिए 3 की पावर 2n plus 2 से। 3 की पावर 2n plus 2। और इसमें हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं, कुछ आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 to the power 2 whole power n plus 1, तो 9 की पावर n plus 1, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 1 plus 8, 1 plus 8 की पावर n plus 1। अब आ जाते हैं इसमें n plus 1 c0 प्लस n plus 1 c1 और 1 की पावर n plus 1 minus 1। जैसे मैंने पहले वाले में नहीं लिखा तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 8 की पावर 0 था और 8 की पावर 0 आएगा यहाँ, सॉरी यहाँ पे तो 1 आएगा क्योंकि 0 तो पहले में आना था। फिर आएगा n plus 1 c2 1 की पावर n plus 1 minus 2 8 की पावर 2 प्लस n plus 1 c3 1 की पावर n plus 1 minus 3 8 क्यूब अप टू एंड सो ऑन चलता चला जाएगा आपको जहां तक आप जाना चाहिए। तो देखिए ये तो हमारा चल ही रहा है इधर 3 की पावर 2n plus 2 इक्वल, अगर 0 है जैसे nc0 है 2c0 है 5c0 है 10c0 कुछ भी हो व्हाटएवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू हमेशा क्या आती है उस केस में 1। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूं n plus 1 c0 की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस n plus 1 c1 की बात करें तो ये आएगा आपके लिए n plus 1 की पावर कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा 8 प्लस। अच्छा यहाँ से आगे आने वाले हर एक टर्म में देखिए आपको 8 स्क्वायर तो कहीं ना कहीं दिख ही रहा है, तो आप 8 स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, यानी 64 आपका आ जाएगा कॉमन और यहाँ पर आ जाएगा आपका n plus 1 c2 प्लस n plus 1 c3 8 n plus 1 c4 8 स्क्वायर और अप टू एंड सो ऑन ये कंटिन्यू इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो आप इस टर्म को इधर ला सकते हैं 1 प्लस 8n plus 8 प्लस 64 n plus 1 c2 n plus 1 c3 8 प्लस चलते ही चला जाएगा। इस कंप्लीट टर्म को अगर हम लोग इधर लाएं तो 3 की पावर 2n plus 2 minus 8n minus 9 equal to 64 लैम्डा। मैंने इस पूरे टर्म को बेटा लैम्डा कंसीडर कर लिया, आपको जितना भी ये टाइप दिख रहा है ना, जितना भी ये वैल्यू, इस फुल लेंथ को मैंने लैम्डा कंसीडर कर लिया है, तो कुछ से अपने को फर्क नहीं पड़ा, बस 64 मेन पार्ट था। तो आपने एक चीज यहाँ पे ये देखी कि यहाँ से क्लियर इस चीज का दिख रहा है कि ये जो पार्ट है इसमें 64 कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं hence it is divisible by hence
इट इज डिविजिबल बाई 64। ये हमारे लिए कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर भी हुई होंगी। और प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें मैंने एक क्वेश्चन इस तरीके का लिया था, बट वो सिंपल था। आज वाला थोड़ा सा आपको इस चीज पे वर्क करना था कि क्या कैसे उसको हम लोग सॉल्व करें। तो पहले मैंने 3 स्क्वायर किया, फिर 9 आ गया, 9 को फिर मैंने 1 + 8 में ब्रेक किया, पावर n + 1 चली रही है। फिर उसमें मैंने बाइनोमियल थ्योरम के फार्मूले का यूज किया। फार्मूला अगर आप भूल गए तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। अगर x + a टू दी होल पावर n है तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाएंगे, सिग्मा r गोज 0 to n NCr x की पावर n माइनस r a की पावर r, NCr x की पावर n माइनस r a की पावर r। तो आपको मेरे ख्याल से बात समझ में भी आई होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। बाकी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। प्रूव दैट द मिडिल टर्म इज द एक्सटेंशन ऑफ 1 + x टू द होल पावर 2n। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आपको इवन दिया जाए तो उस केस में जो मिडिल टर्म आपका निकल करके आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 2n/2 + 1, यानी कि आएगा आपके पास n + 1 टर्म, n + 1। अब n + 1 से निकालना तो मेरे ख्याल से टफ नहीं है, और +1 के फॉर्म में ब्रेक ही कर देते हैं हम लोग, और ये हमारे लिए r का काम करेगा। तो यहाँ पर टोटल टर्म तो आपका 2n है, तो 2n Cn 1 की पावर 2n - n और x की पावर n, ये हमारे लिए पूरा आ चुका है। हाँ, बट 2n Cn को सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपको दिख भी रहा है x की पावर n, लेकिन 2n Cn को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और इनटू n फैक्टोरियल और x की पावर n। अच्छा, हमको ये पता है कि अगर मान लीजिए 5 फैक्टोरियल लिखा है, मतलब कि 5 4 3 2 1, 10 फैक्टोरियल लिखा है, 10 9 8 7 इस तरीके से 1 तक का मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे 2n फैक्टोरियल है तो 2n - 1 2n - 2 2n - 3 2n - 4 अप टू एंड सो ऑन चलता चला जाएगा हमारा 4 3 2 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल x की पावर n। अब देखिए इसमें टोटल ओवरऑल 2n टर्म है, तो अगर इवन वाले अलग कर दें या ऑड वाले अलग कर दें तो n टर्म हो जाएंगे ना। तो पहले मैं इवन वाले को अलग कर देता हूँ, 1 मतलब ऑड को अलग कर दिया, सॉरी 1 3 5 अप टू आपका हो जाएगा 2n - 1 तक जाएगा। ये वाला टर्म मैंने अलग कर दिया, ये वाला पार्ट को मैंने ब्रैकेट में कर दिया। और जरा जो इवन वाले हैं उनको एक साथ करो, 2 4 6 8 अप टू 2n - 2 इंटू 2n होल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और ये आपका x की पावर n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल n टर्म है तो सब जगह से 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है, इससे भी 2 आ रहा है, इससे भी। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो जब से 4 टर्म है तो अगर आप 2 सबसे कॉमन ले रहे हो तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो अगर n टर्म है 2 सबसे आप कॉमन ले रहे हो तो 2 की पावर n हो जाएगा। यानी कि ये बन जाएगा हमारे लिए कुछ इस तरीके से 1 3 5 अप टू 2n - 1 और यहाँ पे हो जाएगा जाकर के 2 की पावर n 1 2 3 4 और यहाँ पर लास्ट में आएगा n - 1 इंटू n। और यहाँ पर आ जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और ये आ जाएगा x की पावर n। ये वाला पार्ट हमारा पूरे n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो 1 से लगाकर n तक के नंबर सारे n फैक्टोरियल ही तो है वो, और फिर जो हमारा बचा हुआ वही मेरे आंसर का पार्ट है। देखिए
1 3 5 से लगा कर 2n - 1 अपॉन में n फैक्टोरियल 2 की पावर n x की पावर n। तो यही जो फाइनल आंसर आया ये हमारे लिए सॉल्यूशन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसको हम लोगों ने एक बार अगर आपको ध्यान हो तो जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन वाला पार्ट मैंने वहां पर भी इस क्वेश्चन को कंसीडर किया था और डिस्कस भी किया था बहुत अच्छे से। चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 एंड x की पावर -15। टू क्वेश्चंस है यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो। देखिए सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो होता है जनरल टर्म को निकालना। पहले तो आप यहां पे जनरल टर्म निकालिए। तो जनरल टर्म की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा हमारे लिए NCR यानी कि 10CR। फर्स्ट वाला टर्म x का काम करता है 3x स्क्वायर 10 - r माइनस 1 अपॉन 3x क्यूब की होल पावर r 10CR 3 की पावर 10 - r x की पावर 20 - 2r माइनस 1/3 की होल पावर r इंटू 1 अपॉन x की पावर 3 तो x की पावर 3r 10CR 3 की पावर 10 - r माइनस 1/3 की होल पावर r इंटू x की पावर एक साफ कर दीजिए 20 - 2r - 3r। अब देखिए ये तो हमारा ओवरऑल एक्सपेंशन हो गया और हमने x की सारी पावर कलेक्ट भी कर ली है। अब यहाँ से देखिए टू केस हमारे लिए बनेंगे। एक तो x की पावर 5 है कि x की पावर 5 के लिए कहा गया है और x की पावर -15 के लिए। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि अगर नेचुरल वैल्यू आपकी नहीं आ रही है, नेगेटिव आ रही है या फ्रैक्शन में आ रही है, तो आप ये डायरेक्ट कहेंगे कि उस केस में कि जो वैल्यू है या कोएफिशिएंट है या उस इंडेक्स का पावर भी है आपको उस तरीके का कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब जैसे मैं कहूं फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, तो ये जो वैल्यू हमारी 20 - 5r ये 5 के इक्वल हो जानी चाहिए। तो 5r की वैल्यू हो जाएगी 15, r की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि अगर मैं कहूं ओवरऑल तो ये फोर्थ टर्म हो जाएगा। हाँ अगर बात करें कोएफिशिएंट की तो कोएफिशिएंट के लिए आप इस तरीके से लिखेंगे 10C4 तो 10C3 3 की पावर 10 - 3 और -1/3 की पावर 3। यही हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर हो चुका है। ये हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। हाँ अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -15 तो उसके लिए हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -15 मतलब ये जो पावर आपको x की दिख रही है वो -15 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 20 - 5r इक्वल -15 तो 35 इक्वल टू हो जाएगा 5r। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो अगर मैं टर्म की बात करूं टर्म तो वहां पर हो जाएगा 8। हाँ अगर हम बात करें कोएफिशिएंट की तो जो कोएफिशिएंट है हमारा वो निकल के आएगा। क्या देखते हैं कोएफिशिएंट क्या निकल के आएगा 10C7 3 की पावर 10 - 7 और लास्ट में एट द एंड आ जाएगा -1/3 की होल पावर 7। तो मेरे ख्याल से आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा देखिए उसमें होता कुछ नहीं है, बस आपको इस बात का ध्यान देना होता है कि कोएफिशिएंट पहली बात तो जितना भी x की पावर है उनको एक साथ कलेक्ट कर लीजिए r के फॉर्म में। जब वो कलेक्ट हो जाएंगे एक साथ तो उसके बाद तो आप जो भी कोएफिशिएंट पूछा जाए x² का पूछा जाए, इंडिपेंडेंट पूछा जाए,
अच्छा इंडिपेंडेंट के भी मैंने क्वेश्चन लिया, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है x की पावर 0 का कोएफिशिएंट सर्च करना। जैसे यहाँ पे x की पावर 5 किया मैंने इक्वल टू 5 किया, वहां पे आप 0 कर देंगे, बस इतना फर्क पड़ेगा यहाँ पर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 6, मतलब हमें m की वैल्यू निकालनी है 1 प्लस x की होल पावर m है, और कहा गया कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पर वो 6 है। तो पहले चलिए सॉल्व करते हैं। 1 प्लस x की होल पावर m, तो जो जनरल टर्म हमारा क्या आएगा, m सी आर 1 की पावर m माइनस r x की पावर r, यही तो है। अब देखिए, अब इसके अलावा तो कोई और एक्सपेंशन है नहीं। अच्छा जो कोएफिशिएंट चाहिए हमें, कोएफिशिएंट किसका चाहिए, x स्क्वायर का। तो देखिएगा फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो r की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 2। तो आप क्या कर सकते हैं, mc2 1 की पावर m माइनस 2 और x की पावर 2। अच्छा 1 से तो कोई मतलब नहीं, तो फिलहाल आप अगर ध्यान से देखें जो कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट आपको क्या मिलेगा, mc2, ये मिला जाएगा कि आपको कोएफिशिएंट। और इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसकी जो वैल्यू है वो 6 है, वैल्यू तो 6 गिवन है ना, यानी कि जो mc2 है इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। अब mc2 को सॉल्व करने के लिए तो मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी है, ट्रिक से कर लो या फार्मूला लगा लो। ट्रिक से कैसे करेंगे, m/2 एक कम करिए तो m-1 अपॉन में क्या आएगा 1, बस यही सॉल्व हो गया। तो m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू ये हो जाएगा 12, तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 इक्वल टू 0, m कॉमन m माइनस 4 प्लस 3 m माइनस 4 इक्वल टू 0, m माइनस 4 इंटू m प्लस 3, m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4, और हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी थी तो -3 वाले कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू m की निकालनी थी, x स्क्वायर कोएफिशिएंट था, बिल्कुल कोएफिशिएंट वाले मैंने मेथड से लगा दिया है, और इस केस में आंसर भी आ गया है 4। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। मैंने पहले जनरल फार्मूला लगाया, जनरल फार्मूला के बाद मैंने x स्क्वायर से कंपैरिजन कर दिया है, तो x की जो भी पावर थी उसको मैंने r के 2 के इक्वल कर दिया, उसके बाद मैंने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए आते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें देखिए जब भी हम लोग एक्सपेंशन करते हैं या कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालते हैं, जो जनरल टर्म हमारा है वो tr+1 के फॉर्म में होता है, यानी कि आपसे कोई भी टर्म निकालने के लिए कहा जाए तो आप उसको +1 के फॉर्म में ही ब्रेक करेंगे, तभी वो एक्सपेंड हो सकता है, अदरवाइज वो एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। अब जैसे आपसे कहा गया tr-5 को आपको निकालना है टर्म, तो आप क्या करेंगे, इसको r-6 +1 करके लिखेंगे, तो n की वैल्यू 34 है, तो 34 c r-6, तो NCR x की वैल्यू कितनी है 1, 34 माइनस r-6 और x की पावर r-6। तो जो कोएफिशिएंट यहाँ पर आया है, कोएफिशिएंट अगर आप ध्यान से देखें तो कोएफिशिएंट तो केवल आपको इतना ही मिला ना, कोएफिशिएंट का पार्ट तो यही है। अब इसके बाद क्या गया 2r-1 है टर्म, अब इसको कैसे लिखेंगे 2r-2 + 1, तो ये हो जाएगा 34 c 2r-2 1 की पावर 34 -2r-2 और x की पावर 2r-2। अब इस वाले केस में कहा क्या गया स्पेशली हम लोगों से कि r-5th टर्म का जो कोएफिशिएंट है और 2r-1th टर्म का जो कोएफिशिएंट है,
वो दोनों कोफिशिएंट सेम है, देखिए इक्वल है, तो दोनों आप इक्वल कर दो, उस केस में r की वैल्यू निकल आएगी, तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो 34c r-6 इक्वल 34c 2r-2, ये आ चुका है। अब देखिए अगर मैं एरर के तौर पे आपको फॉर्मूले लिखूं तो आपको ध्यान होगा कि होता है जैसे अगर ncx इक्वल टू ncy है तो एक केस या तो हो जाएगा आपका x इक्वल टू y और एक हो जाता है n इक्वल टू x प्लस y, जो n की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस y के इक्वल हो जाएगी। वही काम यहाँ पर भी करना है, तो पहला तो काम ये हो सकता है कि r-6 इक्वल टू 2r-2 हो सकता है, तो इस केस में r की वैल्यू आ जाएगी -4, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं आपके लिए, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि r तो पर्टिकुलर टर्म है ना, और टर्म तो कभी नेगेटिव होता नहीं। हाँ अगर हम बात करें दूसरे वाले केस की, उसको देखिए कैसे करेंगे। उसके लिए आप वही कर दो n इक्वल टू x प्लस वाई, तो 34 प्लस 8 3r, तो r की वैल्यू हो जाएगी 42/3, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। हाँ ये करेक्ट है, ये पॉसिबल भी है, r की वैल्यू 14 आ भी सकती है। तो ये वाले जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट से इजी वे में निकल आया है, किसी और कॉन्सेप्ट से इस वाले से नहीं निकल पाया। तो आप दोनों देख सकते हो, लगता है दोनों से आंसर निकाला हो, दोनों ही वैलिड हो, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, दोनों ही लेकर के चलना है। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ x। देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है कि उसमें x नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर मैं कहूं कि x की पावर 0 का जो कोएफिशिएंट है वो आपको निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए तो जनरल फार्मूला लगाना ही है आपको, पहले लिख लेते हैं 3x² - 1/2x³ की होल पावर 10, तो क्या आ जाएगा। तो जनरल टर्म की अगर मैं बात करूं तो 10cr 3x² की होल पावर 10 - r माइनस 1/2x³ की होल पावर r 10cr 3 की पावर 10 - r x की पावर, अब देखिए स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 - r माइनस 1/2 की होल पावर r 1/x की पावर 3r। तो ये बनेगा क्या जा करके 10cr 3 की पावर 10 - r माइनस 1/2 की होल पावर r इंटू x की पावर 20 - 2r और माइनस का 3r, तो ये माइनस जाएगा ना ऊपर। अब यहाँ पर बात ये आएगी, यहाँ पर आपको जो टर्म निकालना है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है। किसका निकालना है? इंडिपेंडेंट ऑफ x। फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब है उसमें x का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर x का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यानी कि हमें x की पावर 0 का कोएफिशिएंट निकालना है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 20 - 5r = 0 हो जाएगी, यानी कि 5r की वैल्यू हो जाएगी 20, तो r की वैल्यू इस केस में आपको मिल जाएगी 4। r की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यानी कि जो टर्म आएगा वो हमारा फिफ्थ टर्म होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कोएफिशिएंट की तो कोएफिशिएंट आपको मिल जाएगा 10c4 3 की पावर 10 - 4 और -1/2 की होल पावर 4। ये हमारे लिए एग्जैक्ट कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से चीज समझ में भी आ गई होगी। अब एट द एंड हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन लेंगे, देखिएगा वो क्वेश्चन क्या है। फाइंड n की वैल्यू फाइंड करनी है, रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड।
इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये फोर्थ रूट लिखा हुआ है, जैसे रूट एक्स होता है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 1/2। अब जैसे लिखा हुआ एक्स की पावर, या इस तरीके से लिखा हो, स्क्वायर के केस में तो नहीं लिखा हो, जैसे छोटा सा 3 लिखा हो, यानी कि एक्स की पावर 1/3 है इसका मीनिंग। इसी तरीके से ये भी दिया गया है। अब फिफ्थ टर्म दिया गया है आपको, और यहाँ पे मेंशन जरूर कर लें कि फ्रॉम बिगिनिंग। इसको हम लोग लिख सकते हैं t4 + 1, ये क्या आ जाएगा, nc4x, यानी कि आप ये कह सकते हैं 2⁴ की होल पावर n-4 और 1/3 की होल पावर 1/4 की होल पावर 4, और t4 + 1, यहां पे आप क्या दो, फ्रॉम एंड से, तो ये फ्लिप हो जाएंगे बस केवल, यानी कि बन जाएगा nc4 1/3 की होल पावर 1/4 की होल पावर 4 इंटू 2 की पावर 1/4, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, n-4 होगा यहाँ, और यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो की बात करें तो nc4 2 की पावर n-4/4 और 1/3 होल अपॉन nc4 1/3 की होल पावर n-4/4 इंटू 2 इक्वल टू √6 है। अब एक चीज देखो बेटा, ये और ये वैल्यू तो सेम ही है, तो कैंसिल आउट तो हो ही जाएगी। ये 3 इस 2 के साथ आएगा, और ये वाला जो 3 है हमारा, ये सबसे पहले इसके साथ उठ के जाएगा, यूं आप समझ पा रहे हो, ये इसके साथ चला जाएगा। तो क्या बनाएगा जाकर के जब इसके साथ जाएगा, 3 की पावर n-4/4 इंटू 2 की पावर n-4/4 होल अपॉन 3 इंटू 2 6, इधर दिया गया √6। अच्छा एक बात और, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अच्छा जब पावर अलग सेम हो और बेस अलग हो, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि ये बन जाएगा 6 की पावर n-4 डिवाइडेड बाई 4, और इधर तो हमारा चल रहा है 6√6, तो ये हुआ जाकर के हमारा 6 की पावर n-4/4, और ये हो जाएगा हमारा 6 की पावर 3/2। अरे देखो बेस सेम है, अगर तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो पावर हम लोग यहाँ इक्वेट कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो n-4/4 इक्वल टू 3/2। n-4 की वैल्यू मिली 6 और n की वैल्यू यहां से निकल करके आ गई हमारी 10। आज का ये क्वेश्चन ऑफ द डे भी था, सबसे लास्ट क्वेश्चन भी था, सबसे बेस्ट क्वेश्चन भी था। तो आज के सेशन को हम लोग, आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग मिल रहे हैं अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म RT Academy पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लगातार हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जो हमारी सीरीज है वो ईयर लॉन्ग चलेगी। आप देख ही रहे हैं, लगातार सारे चैप्टर आ रहे हैं कंटिन्यू। बायनोमियल के बाद हम लोग सीक्वेंशियल सीरीज भी करेंगे। तो बस आपको करना क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी करें। तो अपना ध्यान रखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ।